हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी। सो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक्सरसाइज 7.3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो दे दी, एक 7.2 का सोल्यूशन दे दिया है और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। तो इससे पहले आप इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देख लें, और अगर नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में देख लेंगे। और ये 7.3 का, और स्पेशली अगर आप 7.3 का सोल्यूशन देखने आए तो इसे देख सकते हैं। अब देखिए, 7.3 का सोल्यूशन मैं इस पूरे वीडियो में एक ही बार में दे दूंगा, और आप इसे एक बार देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बार इसे बिना देखे भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये पूरा जो सारे सॉल्यूशन हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। ये जो ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स होते हैं इन्हें कम से कम आप 2 बार करेंगे। ओके। और अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो फिर तो आप इसे इसी वीडियो के साथ साथ ही कवर करें। ओके। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी है जो एक ही आधार पर बने दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी को एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि ट्राइंगल ए बी डी और इज कॉन्ग्रेंट टू, मतलब वो सर्व सामिकता हमें प्रूव करनी है ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी की। मैं फटाफट से वैसे आपको शायद फिगर बना रखी थी, बट मैं बना देता हूँ, है ना, बना देता हूँ फटाफट से, जिससे कि वो हो जाए। देखिए, इसमें ना हमें ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, तो ए बी सी, ठीक है। और एक ट्राइंगल डी बी सी दे रखा है, ट्राइंगल डी बी सी, डी ये रहा भैया, बी ये रहा, सी ये रहा, और ए और डी जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब डी थोड़ा साइड में बना लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब हमें इस प्रकार दे रखा है कि यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करता है, ए डी मैंने बढ़ाया और बी सी को पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ है, और फिर हमें ये दर्शाना है कि ट्राइंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल ए सी डी के बराबर है। हाँ भैया, बात तो सही है। वैसे अब हम देख लेते हैं क्या करना है। देखिए, अब हम सबसे पहले बोलेंगे ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी के बराबर प्रूफ करना है, मतलब सर्वसामिक प्रूफ करना है, बराबर नहीं, सर्वसामिक प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि भैया ए बी सी और डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भैया हम अपने समबाहु लिख दिया है, यहाँ मैंने गलती से समद्विबाहु होगा, है ना, क्योंकि ये हमें आइसोलेस ट्राइंगल दे रखा है ना, आइसोलेस ट्राइंगल समद्विबाहु होता है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको नहीं पता तो देखिए, सबसे पहले कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु कब कहलाएगा? अगर उसकी कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसमें हमें ए बी और ए सी बराबर दे रखा है, और इसका डी बी और डी सी बराबर दे रखा है ना। डी बी सी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी सी भी समद्विबाहु है, तो ए बी ए सी बराबर दे रखा है, डी बी डी सी बराबर दे रखा है। बहुत बढ़िया। अब हम बोलेंगे कि भैया ए बी डी और डी बी सी को बराबर करना है, तो कैसे करें? ए बी डी कौन सा है? ये वाला। और डी बी सी कौन सा है? ये वाला। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी में, ठीक है। उसके बाद हम तीन चीज़ें ढूंढ लेंगे, हम इस पूरे चैप्टर में तीन चीज़ें ढूंढते हैं और उसके बाद फिर बराबर कर देते हैं। अब आप बोलेंगे ए बी सी और डी बी सी में कुछ तो सेम होना चाहिए, तब तो जाके बराबर होगा। तो मैं बोलूँगा हाँ, बात तो सही कह रहे हो। तो मैं बोलूँगा यार देखो, ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हाँ भैया, ए बी इक्वल टू ए सी है, हाँ सही बात है। इस क्योंकि ए बी सी एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज था, तो मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं ये वाली बराबर दे रखी हैं। तो आप बोलेंगे कि हाँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये लिख देंगे गिवन, या दिया है, हिंदी में दिया है लिख दें, और इंग्लिश में गिवन लिख दें, ठीक है, दिया है, समझ गए। अब आप बोलेंगे भैया एक तो आ गया, अब आप बोलेंगे दूसरा ये भी है ना, डी बी सी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बी डी और डी सी भी बराबर हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये भी दिया है भैया, बहुत आसान दिया है, लिख लो फटाफट से। हाँ भैया, बी डी इज इक्वल टू डी सी, हाँ ठीक है। तीसरा भैया निकाल दो तो काम हो जाए हमारा। तो मैं बोलूँगा भैया ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में ये जो बीच वाली साइड है ना, वो दोनों में आ रही है, तो क्या बोलूँगा मैं, ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों में है, कॉमन है, तो इंग्लिश में कॉमन लिख सकते हैं और हिंदी में उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो आ रहा है कॉमन है, ठीक है। तो इंग्लिश में कॉमन लिखते हैं, तो इंग्लिश में आप कॉमन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भैया ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये दोनों त्रिभुज एस 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 कॉन्ग्रेंसी से बराबर मैंने सर्वसामिक प्रूफ कर दिए, मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी बी सी बाय
एसएसएस कॉन्करेंसी, है ना, तीनों ही भुजाएं एसएसएस। अगर आप एसएसएस कॉन्करेंसी में कोई दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ। एसएसएस क्या है, भुजा भुजा भुजा, मतलब 3 भुजाएं मैंने अगर बराबर कर दी तो फिर एसएसएस कॉन्करेंसी होती है। और भी बहुत सारी कॉन्करेंसी होती है जो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताई थी, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। तो पहली चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है ट्राइंगल एबीपी, ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी। सो आप लिखेंगे कि ट्राइंगल एबीपी, ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एबीपी और एसीपी हमें प्रूव करना है बराबर, मतलब सर्वसामिक। बार बार बराबर बोल रहा हूँ, तो सर्वसामिकता प्रूव करनी है आपको इन दोनों त्रिभुजों की। तो आप बोलेंगे भैया ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी ले तो लो पहले, फिर देख लेंगे हम, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं एबीपी और एसीपी में, है ना। अब देखिए एक बात तो पक्का क्लियर है। एक बात हमने क्या कह दी, हमने ये कह दी कि भैया अगर हम इस ट्राइंगल से, ये वाले ट्राइंगल, मतलब मैंने पहले देखिए कौन सा किया था, मैंने बोला था ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर है ना, मतलब सरसामिक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा बाय CPCT, है ना। अब आप बोलेंगे भैया ये हम कैसे पता लगाएं कि मतलब ये हमें बराबर करना है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। और मान लीजिए आपको याद नहीं भी आता है, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। आप बोलेंगे ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी में हम देखेंगे सबसे पहले भैया AB = AC, है ना, क्योंकि ABP ये वाला है, आप समझ रहे हैं ना, कौन सा, ये वाला और ये वाला ACP, ठीक है। तो आप बोलेंगे AB = AC है भैया, कोई बात नहीं, ये हमें दिया है, पहले से ही दिया हुआ है, हाँ भैया जी। अब आप बोलेंगे ABP और ACP में भैया आप क्या लिख सकते हैं, ABP में AP दोनों में आ रहा है ना, ये वाली जो साइड है ये AP, आप देख रहे होंगे ये वाली जो साइड है पूरी, ये दोनों में ही आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी इस वाले में। तो आप AP = AP कॉमन बोल देंगे, AP = AP उबेनिस्ट या कॉमन, मैं उबेनिस्ट लिख देता हूँ, है ना, उबेनिस्ट या कॉमन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ भैया बहुत सही। तीसरा भैया बता दो, तो तीसरे के लिए ही मैं बोल रहा था। अब देखिए तीसरे में हम ये बोल सकते हैं ना कि ये वाला और ये वाला त्रिभुज अगर मैंने सेम कर दिया तो मैं ये वाला और ये वाला कोण भी सेम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ ये लिख दूंगा, कौन सा भैया, BAD, मतलब ये वाला एंगल, एंगल BAD = एंगल CAD। अब आपको पता होगा एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, ये तो आपने पहले ही बचपन में सीखते हैं, तो मैं बता देता हूँ। देखिए आप क्या बोलेंगे, एंगल में जो ये बीच वाला होता है ना, वहाँ पे एंगल स्थित होता है और जहाँ से शुरू होता है और जहाँ से ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो एंगल है यहाँ B से शुरू है और D पे ख़त्म है, इसलिए मैंने BAD नाम लिख दिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि BAD एंगल CAD के बराबर हो जाएगा बाय CPCT ना। CPCT होता क्या है भैया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो इनके सब कुछ बराबर हो जाएगा, मतलब सर्वसामिक है तो ये सब कुछ बराबर हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अब मैं इसका यूज़ यहाँ से कर लेता हूँ। हाँ भैया, तो इसे 1 डाल दे, हाँ 1 डाल देते हैं। तो आप बोल सकते हैं एंगल BAD = एंगल CAD। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख दें, है ना, फ्रॉम 1, या हिंदी में लिख सकते हैं 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारी 3 चीज़ें भैया आ गई, 2 साइड और 1 एंगल, हम खुश हो गए भैया। हमें 3 चीज़ें हमेशा से चाहिए होती हैं। तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP बाय कौन सी, SAS कॉन्ग्रेंसी, है ना, क्योंकि 1 एंगल है और बीच में 2 साइड हमने बराबर कर दिए। हाँ भैया, SAS कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। कुछ तो समझ आ गया भैया, हो गया काम ख़त्म हमारा। और आपको कॉन्करेंसी और भी होती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने सारी कॉन्करेंसी को डिटेल में बताया। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। भैया तीसरे पार्ट पे ज़रा ध्यान दे दें, तीसरा पार्ट है क्या, तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट। देखिए अब इसमें दे रहा है कि AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये AP है क्या भैया, ये बता दो, समझ आ जाएगा। AP ये रहा, है ना, और AP कोण A को समद्विभाजित, मतलब समद्विभाजित ना मैंने पहले ही बताया, पर अगर आप नहीं जानते तो फिर भी सुन लीजिए। समद्विभाजित करने का मतलब होता है बीच में से काटना, है ना, समद्विभाजित मतलब होता है बीच में से काटना। तो ये बोल रहा है कि AP जो कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इस कोण को बीच में से काट रहा है, इस वाले कोण को भी बीच में से काट रहा है। तो अगर कोई चीज़ को बीच में से काट रहा है तो इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। भैया समझ नहीं आया, एक और बार बता दो। मान लो, मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देता हूँ, इस बार भी दे देता हूँ, है ना। मान लीजिए ये रेखा है, इस रेखा को अगर मैंने बोला ये वाली रेखा एकदम समद्विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब बीच में से काट रही है, बीच में से काट रही है, ठीक है।
तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा भैया। एग्जाम्पल मान लो ये 10 सेंटीमीटर है ना, और अगर बीच में से काट रही है तो इधर भी 5 होगा और इधर भी 5 होगा, तो मतलब ये वाली रेखा इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर लिख सकता हूँ। हाँ भैया, तो यही चीज़ मैंने कोण में लगा दी। कोण को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। हाँ भैया, और डी वाले कोण को भी समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। हाँ भैया, तो क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या कहता है कि एपी कोण, एपी जो है, एपी लाइन जो है, रेखा जो है, वो कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, तो मतलब बीच में से काट रहा है। हाँ भैया जी, खुश हो गए हम। अब ये तो पता चल गया कि हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर करना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर करना है। अब बता दो भैया कैसे कर रहे है ना, ये बता दोगे तो काम हो जाएगा। अब मैंने बोला कि भैया ये तो हमने पहले से ही कर दिया था, ये वाला कोण और ये वाला कोण तो मैंने यहाँ ही बराबर कर दिया था बाय CP/CT लिख के। आपने देखा होगा ये वाला यहाँ पे CP/CT बाय CP/CT यही तो किया था, तो मैं बोल सकता हूँ ना ए वाला तो काम हो गया है। अब भैया डी के बारे में सोच लो, डी के बारे में क्या सोचें, तो मैं बोलूँगा कि क्या करें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाए। तो मैं ये कहूँगा, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कि मैं अगर ये और ये वाले त्रिभुज को बराबर प्रूफ कर दूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये वाले और ये वाले त्रिभुज को बराबर प्रूफ कर दूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ ना आसानी से कि भैया जब ये बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। हाँ भैया, बात तो सही है, बात तो सही कही आपने, कुछ भी कहें, बात तो सही कही है। तो भैया चलिए ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, कर देते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे तभी तो बराबर करेंगे। तो मैं बोलूँगा पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते। कौन सा लेंगे भैया, ये P है, D है और B है, तो मैं ऐसे ले, तो BPD और CPD, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CPD में, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CPD, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CPD में हम एक बात जानते हैं कि क्या होता है, हम बोलेंगे ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CPD में, फटाफट से कर लेते हैं। ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CPD में हम बोलेंगे ये वाला जो मैंने बताया था ना, ये वाला जो त्रिभुज है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये वाली हिस्सा और ये वाला हिस्सा पहले से ही बराबर था, तो DB DC के बराबर है। हाँ भैया लिख दो फटाफट से, BD इज इक्वल टू DCD है ना, BD इज इक्वल टू CD बाय गिवन है ना, गिवन ही तो है ये चीज़। तो मैंने बताया था ना कि ये वाला त्रिभुज ABC और DBC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो DB और DC भी बराबर होगा, AB AC भी बराबर होगा, तो हम इसका यूज़ यहाँ कर रहे हैं, समझ गए। हाँ भैया ये तो समझ गए भैया। मैं बोलूँगा भैया DP इज इक्वल टू DP कॉमन है भैया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, दोनों ही बराबर आते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक ये भी बराबर हो गए। अब भैया तीसरी चीज़ कोई बता दो तो मैं समझ जाऊँगा कि हो गया काम। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसके साथ वाले कोण भी बराबर होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये बात तो हमें याद नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया था, जो साथ वाली भुजा होते हैं ना उसका तीसरे के साथ कोण बराबर होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, इस भुजा का तीसरे के साथ कोण और इस भुजा का साथ तीसरे के साथ कोण, वो दोनों बराबर होते हैं। अब आप बोलेंगे हाँ ठीक है, बात तो सही है। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख सकते हैं, फटाफट से कर लेते हैं ना, लिख लेते हैं, इतना टाइम नहीं है। DBP इज इक्वल टू एंगल DCP, हाँ समझ में आ गया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, आप ऐसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे कि इंग्लिश वाले ऐसे लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब बराबर साइड के अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल भैया पूरा लिखिए, आर इक्वल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समझ में आ गया, हाँ भैया जी ये तो पक्का है, हो गया काम। तो मैं बोलूँगा ट्राइंगल BPD जो है वो कॉन्करेंट है बाय ट्राइंगल CPD के, मतलब सर्वसामिकता हमने प्रूफ कर दी। हाँ भैया खुश हो गए हम। अब देखिए हम अपना लक्ष्य नहीं भूलेंगे, हमें पता है कि हमने क्यों इन दोनों त्रिभुजों को बराबर किया था, जिससे हम ये साथ वाले एंगल बराबर कर दें। तो आप बोलेंगे हाँ, अब हम काम कर देते हैं। हम काम क्या करेंगे कि ये वाले एंगल बराबर कर देंगे, एंगल BDP बराबर एंगल CDP, ठीक है। ये 2 लिख दीजिए। अब भैया 2 क्यों लिखे, क्योंकि 1 के साथ हमें काम है, 1 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहे थे। तो आप बोल देंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। अब आप इससे क्या बोलेंगे, ये 1 है तो आप बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप बोलेंगे कि AD जो है AD की AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित कर रहे हैं। AP कोण A और D को समद्विभाजित कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बता दिया क्यों भैया, क्यों कर रहा है,
एक बार ज़रा फिर दोबारा बता दो, समझ आ जाएगा। समद्विभाजित करता है या ठीक है, आप आगे लिख लेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया ये कैसे किया, तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको पता है कि एंगल डी वाले ये जो साथ वाले कोण है मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, और एंगल ए वाले को पहले से ही कर रखा, तो मैंने यही चीज़ दोनों लिख दी, डी वाले को भी बराबर करने वाले कोण लिख दिया और ए वाले को भी, और मैंने बोल दिया कि जब ए वाला बराबर है डी वाला बराबर है तो ये जो ए डी जो है ए पी जो है वो ये दोनों डी और ए दोनों एंगल को बीच में से काट रहा है। समझ गए आप, समझ गए क्या करना है। हाँ भैया, तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। तीसरे पार्ट में यही बोला था कि ए कोण को समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर कर दिया, ये कोण भी बराबर कर दिया, तो बात खत्म हो गई। अब आते हैं हम आखिरी पार्ट पे। भैया आखिरी पार्ट समझा दोगे तो बात हो जाएगी। देखो एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए एपी रेखाखंड कौन सा भैया, एपी के साथ बड़ी झंझट है, ये रहा एपी, है ना। एपी जो है वो बीसी का लंब समद्विभाजक। लंब मीन्स क्या होता है भैया, लंब मीन्स होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री। हाँ भैया, और समद्विभाजित करने वाला मैंने बताया था, समद्विभाजित मतलब बीच में से काटने वाला, और बीच में से काटने वाला मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। तो भैया दो चीज़ें मुझे समझ में आ गई, मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो ये कि तो देखिए हमें लंब समद्विभाजक कर रहा है, तो चौथा पार्ट पे आ जाते हैं। चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट में क्या बोल रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो लंब मीन्स होता है 90 डिग्री, और समद्विभाजक मीन्स होता है बीच में से काटने वाला। तो इसका मतलब है एपी जो है वो बीसी को 90 डिग्री भी कर रहा है। 90 डिग्री मतलब एपी, ये बीसी है मान लीजिए, और ये एपी है, तो ये एपी जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है, और साथ में ये बीच में से भी काट रहा है। तो बीच में से काटने का मतलब है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो भैया कर दो फटाफट से, ये काम कर दोगे, दोनों काम करने पड़ेंगे आपको, ये 90 डिग्री भी प्रूव करना पड़ेगा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए चौथा पार्ट मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। चौथे पार्ट को करने के लिए आप सबसे पहले बोलेंगे कि भैया एक काम कर लो, एक अच्छा काम कर लो, जल्दी से कुछ काम कर लो, है ना। काम क्या करोगे भैया, जल्दी से काम कुछ ऐसा करोगे कि आप बोलोगे कि अगर बीपीडी और सीपीडी बराबर है, बीपीडी कौन सा है भैया, बहुत हौच पौच हो गया है पर कोई बात नहीं, है ना, हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। बीपीडी ये रहा और सीपीडी ये रहा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके ये वाले कोण, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों सर्वसामयिक मैंने कर दिए हैं, तो ये बराबर होंगे। फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, तो बराबर होंगे, सर्वसामयिक प्रूफ कर दिए। तो मैं बोलूँगा कि फिर फटाफट से इन एंगल का नाम लिख लेते हैं। एंगल का नाम क्या होगा, बी पी डी और सी पी डी बराबर होंगे। तो मैं बोलूँगा एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, फटाफट से बाय सी पी सी टी, है ना। सी पी सी टी क्यों, कौन सा सी पी सी टी भैया, ये दोनों ट्रायंगल जब मैंने बराबर किए थे, सर्वसामयिक किए थे, तब ये काम हो जाएगा। हाँ भैया ये तो हो गया हमारा। और तुम ये भी कह सकते हो कि जब ये वाले त्रिभुज बराबर है तो ये वाली साइड भी बराबर होगी, बी डी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। हाँ भैया ये भी कर लो फटाफट से, बी डी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी, है ना। तो हमारा वो वाला त्रिभुज बराबर करना बेकार नहीं गया, दो चीज़ें पहले ही प्रूव हो गई। अब भैया ये से 90 भी तो प्रूव करना है आपको, इस वाले एंगल को भी 90 प्रूव करना है, इस वाले को भी 90 करना है। कैसे करोगे, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भैया BC एक सीधी रेखा है, तो ध्यान से सुनना, मैं बोलूँगा BC एक रेखा है, एक ध्यान दिख रहा होगा आपको, BC एक रेखा है। हाँ भैया रेखा है, तो इस पे पूरा जो सीधा एंगल होगा पूरा 180 होगा। कौन सा भैया सीधा, वो बता दो। ये जो BC है ये सीधी रेखा है, हाँ भैया, इस पे ये टोटल एंगल 180 होगा। हाँ भैया, तो वो लिख लेते हैं। मैं बोलूँगा BPD प्लस CPD 180 होगा, है ना। अरे यार ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा पूरा हिस्सा बन जाएगा, तो पूरा हिस्सा 180 होना चाहिए। मैं भी BPD और CPD ऐड करके 180 के बराबर कर देता हूँ, है ना, पूरा एंगल 180। तो मैं बोलूँगा एंगल BPD प्लस एंगल CPD बराबर 180 डिग्री। बहुत बढ़िया भैया। और इधर हमने कुछ काम किया था, क्या काम किया था भैया, BPD और एंगल CPD को बराबर किया था बाय CPCT। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यही लिख दूंगा, मैं बोलूँगा BPD और CPD की जगह मैं कोई एक लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, CPD को की जगह BPD लिख देता हूँ, मतलब 2 बार BPD आ जाएगा। हाँ भैया क्यों, क्योंकि जब वो उसके बराबर है तो मैं उसकी जगह वो रिप्लेस कर सकता हूँ ना। हाँ भैया कर देते हैं, तो 2 बार 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 एंगल ऑफ BPD 180 हो जाएगा। तो एंगल BPD क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 90 डिग्री। समझ गए। तो भैया BPD और ये CPD के भी बराबर होगा क्योंकि वो इसके बराबर है। हाँ भैया, तो बात समझ में आ गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो आप इसे 3 डाल सकते हैं, और 4 किसको डालेंगे भैया, 4 उसको डाल सकते हैं, किसको, BD इज इक्वल टू CD को, BD इज इक्वल टू CD जो हमने पहले किया था बाय CPCT, वो 4 डाल दीजिए। और उसके बाद फिर फटाफट से लिख दीजिए फ्रॉम 3 and 4,
फ्रॉम 3 and 4, उसके बाद अपनी इक्वेशन को रिपीट कर दी जो भी बोला है, मतलब क्वेश्चन को। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समझ गए? ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको समझ आ गया होगा लंब समद्विभाजक का, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। इसे एक बार दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है, और इसे एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे, बिना देखे भी करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सिंपल है, मैंने पूरी तरह प्रयास किया कि आपको समझ आ जाए। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है जिसमें AB = AC है। मतलब एक हमें समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, AB और AC, और उसमें एक AD जो है वो एक शीर्षलंब है, जैसे ये है। अब हमें इसमें दर्शाना क्या है? हमें दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित कर रहा है। भैया AD कौन सा है? ये वाला, ये जो AD है ये BC को समद्विभाजित करने का मतलब आप जानते हैं? समद्विभाजित करने का मतलब होता है बीच में से काटना। तो ये जो AD रेखाखंड है ये BC को बीच में से काट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। हाँ भैया जी, तो आप ध्यान से सुनेंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमें बराबर प्रूफ करना है, तभी तो हम क्या पाएंगे कि बीच में से काट रहा है। और कोण को भी दूसरे पार्ट में बोला है कि कोण A को भी समद्विभाजित कर रहा है, तो कोण A को अगर समद्विभाजित कर रहा है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला कोण दोनों बराबर होना चाहिए। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें आप प्रूव करनी है। अब सबसे पहले आप बोलेंगे कि अगर हमें ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए भैया? हमें सबसे पहले इसे वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसे सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को सर्वसामिक प्रूव करना पड़ेगा, मतलब इसे कन्ग्रेंट करना पड़ेगा। और जैसे ही कन्ग्रेंट हो जाएगा, मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर कह दूंगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर कह दूंगा। तो मैंने पहले ही लिख दिया ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC में, ठीक है। मैंने बोला AB = AC दे रखा है, AD दोनों कॉमन है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब आप बोलेंगे भैया ये शीर्षलंब है, तो ये भी शीर्षलंब में ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90। शीर्षलंब क्या होता है? लंब मीन्स 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कौन सा लिखेंगे? आप लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब सीधा सीधा लिख देंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। अब आप क्या बोलेंगे? ईच 90, हर एक 90 डिग्री है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने एक 90 डिग्री वाला किया है, और साथ में देखिए इसमें हम RHS लगाएंगे। भैया RHS कैसे आएगा, ये समझा दो। तो देखो भाई, मैंने इसमें ना एक 90 डिग्री किया है, साथ में ये जो कर्ण है, कर्ण दोनों की बराबर की है, इन दोनों त्रिभुजों की कर्ण बराबर की है। इन दोनों त्रिभुजों की क्या बराबर की है? कर्ण बराबर की है। और उसके साथ मैंने एक साइड भी बराबर कर दी है, ये जो बीच वाली है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये RHS कन्ग्रेंसी आता है। भैया RHS का मतलब क्या होता है? RHS, R जो होता है वो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, H जो होता है हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहते हैं, और S जो होता है वो एक साइड होती है। तो ये तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो हम RHS कहते हैं। समझ आ गया? तो एक साइड बराबर हो जाए, एक हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण बराबर हो जाए, और उसके साथ हमारी एक 90 डिग्री हो जाए, तो RHS में आता है। तो मैंने इन दोनों त्रिभुजों को RHS के माध्यम से बराबर कर लिया है। अब कर लेते हैं फटाफट से। जब हम कर चुके हैं तो फटाफट जान लेंगे। हम बोलेंगे त्रिभुज कौन सा है? ABD जो है वो सर्वसामिक हो जाएगा ADC के बाय RHS कन्ग्रेंसी। समझ गए भाई? RHS कन्ग्रेंसी, कोई दिक्कत नहीं भैया जी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, हमें कर लेंगे भैया। तो ये जैसे ही मैंने कर लिया ये दोनों, तो फिर मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ ना। कौन सा क्या लिख सकता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है बाई CPCT, है ना। ये दोनों त्रिभुज सर्वसामिक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो दोनों मैं फटाफट से लिख देता हूँ जो मुझे प्रूफ करना है। मैं सीधा लिख दूंगा BD = DC बाय CPCT। क्लियर है? और अगला आप कोण भी बराबर कर सकते हैं। आप बोलेंगे BAD, एंगल BAD = एंगल CAD, ठीक है, बाय CPCT। ये भी लिख सकते हैं बाय
सीपीसीटी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब अगर कोई दो त्रिभुज कॉन्ग्रेंट है, सर्वसामयिक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। ये दोनों मैंने कर दिया तो मैं सीधा लिख सकता हूँ। अब आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1 डाल के लिख दीजिए कि फ्रॉम 1, मतलब ये 1 है और ये 2 डाल दीजिए तो आप बोलेंगे फ्रॉम 1। आप पहले वाली स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित कर रहा है। एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित कर रहा है। और वैसे ही आप दूसरा भी लिख सकते हैं, समद्विभाजित करता है, ठीक है। वैसे ही आप दूसरा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टू, इतना आप लिख लेंगे मेरे हिसाब से। फ्रॉम टू आप लिख देंगे एडी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। मैं लिख देता हूँ, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। वो उसमें भी लिखा है, आप समझ गए। अब देखिए मैंने क्या बोला, हमने क्या किया, इसमें RHS का यूज़ किया, एक 90 डिग्री किया, उसके साथ वाला मैंने एक वो कर्ण को किया और साथ में एक AD = AD कॉमन किया, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ये खत्म हो गया, हमारा सेकेंड क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। अब मैं बता देता हूँ इसमें क्या बोला है, एक बार हम बना लें। देखिए सबसे पहले हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। कौन सा भैया? एक तो ABC और दूसरा भैया PQR। PQ भैया Q और ये R, ठीक है। अब इसमें ना A से हमने एक माध्यिका बनाई है। अब माध्यिका क्या होता है मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में से डिटेल में बताया, पर हाँ अभी भी आप जान सकते हैं अगर आपने नहीं भी देखी है, और अगर टाइम हो तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी ये बता देता हूँ माध्यिका क्या होती है। माध्यिका क्या होती है? किसी भी एक बिंदु से दूसरी भुजा पे एकदम बीच में जाके लगने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो मतलब अगर कोई AM जो है वो अगर इस BC का माध्यिका है, मतलब इस त्रिभुज का माध्यिका है, तो इसका मतलब होगा कि BC को एकदम बीच से काट रहा होगा। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? हाँ भैया। और PN भी इस त्रिभुज का माध्यिका है। माध्यिका मतलब होता है वो दूसरी साइड को बीच में से काटे। समझ आ गया? बीच में जाके ज्वाइन करे, काटे नहीं ज्वाइन करे। ओके क्लियर है? हाँ भैया जी। अब हमें देखो सबसे पहले ही पार्ट में प्रूव करना है कि ABM PQN के बराबर है। तो हमें ना पहले AB और PQ बराबर दे रखे हैं और AM और PN भी बराबर दे रखे हैं। ये तीनों चीज़ें बराबर दे रखे हैं। तो पहला ओके, पहला पार्ट बहुत ही आसान है, इसे में सब कुछ दे रखा है। ओके, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN में क्या करना है भैया? अब बोलेंगे AB = PQ, ठीक है। ये भी दिया है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे भैया AM = PN, है ना, दोनों माध्यिका दे रखी है तो ये भी दिया है बराबर, पहले से ही दे रखा है। और PM ओके B आएगा ना, तो BM = QN, ये भी दिया है, ठीक है। तो तीनों बराबर दिया है। तो आप SSS से बाय SSS कन्करेंसी, ठीक है, आप बोलेंगे कि भैया ट्राइंगल ABM वो है कन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQN के। क्लियर है? कोई समस्या नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में हमें कौन सा त्रिभुज प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में हमें ये पूरा त्रिभुज इसके बराबर सेम टू सेम सर्वसामयिक प्रूव करना है। अब कैसे करें भैया? देखो यार, इसके लिए आपको एंगल B और Q को बराबर करना पड़ेगा। आप इसमें AM और PN नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो ABC त्रिभुज में आता तो है, पर हम उसको अकाउंट नहीं कर सकते इन दोनों के उसमें, ठीक है। हमें सिर्फ ABC से रिलेटेड कुछ भी बराबर करना है, ठीक है। दो सर्वसामयिक त्रिभुज में ना हमें करस्पॉन्डिंग कुछ बराबर करने होते हैं। अब देखिए हम बोलेंगे कि भैया दूसरा पार्ट लिख लेते हैं, चलिए। तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABC और PQR। आप बोलेंगे सबसे पहले कि चलो AB और PQ तो बराबर कर सकता हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँगा कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा। क्यों? सबसे बड़ी बात, एंगल B और एंगल Q बराबर क्यों होंगे? क्योंकि हमने पिछले में देखी, ध्यान से सुनिएगा, पिछले में मैंने ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वसामयिक किया था, तो उसके ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा ना, B और Q। तो मैं बाय CPCT लिख सकता हूँ।
बाय सी पी सी टी, है ना। हाँ, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कर दें और यहाँ पे बाय सी पी सी टी लिख दें और यहाँ पे फिर 1 डाल के और यहाँ फ्रॉम 1 लिख दे। समझ आ रहा है ना आपको, फ्रॉम 1। हाँ, अब एक और भैया बता दो, एक और बता दोगे तो काम हो जाएगा, है ना। हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ को सर्वसामयिक प्रूव करने के लिए। तो हम बोलेंगे भैया अगर कुछ भी करके ना ये बी सी और क्यू आर बराबर हो जाते तो बात खत्म हो जाती। हमें देखो क्या बराबर दे रखा है, हमें दे रखा है बी एम और क्यू एन बराबर दे रखा है। तो जो बराबर दे रखा है वो लिख लेते हैं, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। पर उससे बात तो बननी नहीं, हमें तो बी सी चाहिए। अब आप एक बात जानते हैं कि ये जो माध्यिका होती है ना, ये बीच में से काटती है। तो बी एम और सी एम दोनों बराबर है, बी एम और सी एम बराबर हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, ध्यान से सुनिए, यदि ए एम माध्यिका है, ए एम कौन सी है भैया, ये ध्यान से सुनेंगे, ये जो ए एम है ना ये माध्यिका है। अब माध्यिका है तो ये बीच में जा रही है, बीच में जा रही है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। अब मान लीजिए ये बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि बी एम जो है वो बी सी का आधा है। भैया नहीं समझ आ रहा, फिर से बता दो। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, हमें नहीं दे रखा। मान लेते हैं 10 है। अब अगर ये बीच में से काट रहा है तो ये 5 है और ये भी 5 है। हाँ भैया ये तो समझ आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये जो 5 है ये 10 का आधा है, मतलब बी एम जो है वो बी सी का आधा है। वैसे ही यहाँ पे भी बोलूँगा मैं कि क्यू एन जो है वो क्यू आर का आधा है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे यदि ए एम माध्यिका है तो आप बोलेंगे बी एम इज इक्वल टू सी एम। हाँ, तो बी एम प्लस सी एम जो है वो तो बी सी के बराबर है। तो मैं क्या लिखूँगा, बी एम या सी एम की जगह मैं कोई एक लिख लेता हूँ, है ना। तो मुझे तो बी एम में ज़्यादा वो है तो मैं बी एम 2 बार लिख लूँगा। ये दोनों जब बराबर है तो मैं इसकी जगह सी एम की जगह बी एम भी लिख सकता हूँ ना, तो बी सी आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, है ना। और वैसे ही क्यू एन जो है, ये वाला जो है क्यू एन जो है वो हाफ ऑफ क्यू आर आ जाएगा। क्यू एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अब आपको ये बात पता है, आपको क्या पता है भैया, आपको ये पता है कि बी एम क्यू एन के बराबर है ना। बी एम क्यू एन के बराबर है, हमने लिखा है भैया। यहाँ पे मैं मान लो 2 बोल देता हूँ तो मैं बोलूँगा बी एम क्यू एन के बराबर है। तो मतलब इसका मतलब है कि आधा बी सी और आधा क्यू आर भी बराबर है। और अगर किसी चीज़ का आधा बराबर है तो पूरा भी बराबर होगा, है ना। 10 का आधा 5 बराबर है मान लीजिए, तो फिर पूरा भी बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं ना बी सी इज इक्वल टू क्यू आर फ्रॉम टू। समझ आया। मैं पहले बोल दूंगा भैया बी एम इज इक्वल टू क्यू एन है, पर हम ये जानते हैं कि बी एम जो है वो बी सी का आधा है और वैसे ही क्यू एन जो है वो क्यू आर का आधा है। अब दोनों का आधा भी बराबर हो जाएगा, बी सी आधा ऑफ बी सी इज इक्वल टू आधा ऑफ क्यू आर, और हाफ हाफ मैं दोनों तरफ से हटा दूंगा तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से फ्रॉम टू बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे देखिए एक भुजा मैंने बराबर कर दी, एक कोण बराबर कर दिया एंगल बी और एंगल क्यू, और एक भुजा बराबर कर दी। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल, कौन सा था, ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर एक दूसरे के सर्वसामयिक हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एस ए एस। क्लियर है, दो साइड थी। हाँ भैया, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने से भी करके देखेंगे। मैंने क्या बोला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ये माध्यिका थोड़ा सा, और अगर माध्यिका के बारे में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरी पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। तो अगर कोई भी समस्या आए तो बता सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमें 2 त्रिभुज बराबर सबसे पहले करने हैं। तो फिर हमने बोला कि भैया हमें पहले में तो तीनों चीज़ें दे रखी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ए बी पी क्यू के बराबर कर दिया, पी एन ए एम के बराबर कर दिया और बी एम क्यू एन के बराबर कर दिया। इसमें थोड़ी दिक्कत आई तो हमने इसमें कह दिया कि जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सेम है तो बी और क्यू बराबर हो जाएंगे, है ना। और फिर मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें तो पहले लिख ली। तीसरी चीज़ के लिए हमें थोड़ी दिक्कत हुई, हमने बोला कि भैया बी एम जो है वो बी सी का आधा है और क्यू एन जो है वो क्यू आर का आधा है। माध्यिका याद रखेंगे आप, ठीक है, माध्यिका बीच में से काटती है। तो क्यू एन जो है वो क्यू आर का आधा है। तो आप बोलेंगे कि हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, और जब हाफ सेम है तो पूरा भी सेम होगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एस से ये दोनों प्रूफ कर दिया, सर्वसामयिक प्रूफ कर दिया। इसके अलावा हमें कुछ प्रूफ नहीं करना था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वागमता नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी जो है वो एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। देखिए आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन दे रखा है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज ट्राइंगल एबीसी मैंने बना लिया है। इस ट्राइंगल एबीसी का बीई और सीएफ दो है वो शीर्षलंब है। शीर्षलंब मैंने बता रखा है वहाँ पे मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो में, पर कोई बात नहीं। शीर्षलंब मतलब होता है, अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं। शीर्षलंब लंब मीन्स होता है 90 डिग्री, और किसी एक भुजा से दूसरी भुजा पे 90 डिग्री अगर कोई रेखा जा रही है तो ये रेखा इस त्रिभुज की शीर्षलंब हो जाएगी। तो जैसे सीएफ जो है वो एबी के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है तो ये शीर्षलंब कहलाएगा इस त्रिभुज का। बीई और सीएफ शीर्षलंब है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये जो शीर्षलंब है ना, ये क्वेश्चन में बराबर है, लिखा है ना एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है, तो दो बराबर मैंने शीर्षलंब ले लिए। अब हमें आरएचएस सर्वागमता नियम का प्रयोग करना है और बताना है कि ट्राइंगल एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब आप बोलेंगे कि समद्वि बाहु त्रिभुज प्रूव करने के लिए क्या चाहिए भैया जी? आपको ये प्रूव करना है कि एबी और एसी बराबर होनी चाहिए, है ना भैया। समद्वि बाहु त्रिभुज प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मैं बोलूँगा हाँ बात तो सही कह रहे हो यार, तो कैसे करें? देखो ध्यान से सुनो। अब आप बोलेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले ले लो, तो मैं बोलूँगा कौन सा ट्राइंगल लें? मैंने देखिए BFC और CE या BEC ये वाला भी ट्राइंगल ले सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ये वाला लेंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल लेने का फ़ायदा क्या है? देखिए ये दोनों ट्राइंगल लेने का फ़ायदा क्या है, कैसे करेंगे हम? देखिए अब आप बोलेंगे, जैसे मैंने लिखा है कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल इस त्रिभुज में, ये वाला एंगल, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल, ये दोनों हैं, ये जो 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। तो मैंने लिख दिया एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC, हर एक 90 डिग्री। हाँ भैया सही बात है। फिर हमें ये दोनों भी बराबर दे रखे, ये दोनों शीर्षलंब भी बराबर दे रखे, B इज इक्वल टू CF। अब तीसरा भैया बहुत सिंपल है। तीसरा जो है, इन दोनों त्रिभुजों की खास बात क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। ये दोनों त्रिभुज में BC दोनों में आ रहा है, तो आप बोलेंगे BC इज इक्वल टू BC। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये वाला क्यों नहीं ले लिया? तो हमें RHS से प्रूव करना था, वो हो जाता है ना। आपकी बात सही है कि अगर हम ट्राई करते तो कहीं कैसे भी करके हम कर देते, है ना। पर हमें RHS से प्रूव करना था, और RHS से प्रूव करने के लिए हमें एक 90 डिग्री चाहिए, जैसे कि हमने किया। उसके साथ एक साइड चाहिए। RHS में क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनेंगे आप। RHS में एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री होगा। H जो होगा वो एक हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण कहते हैं इसे, तो एक कर्ण भी होगा। तो ये जो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ठीक है। ये कर्ण हो जाएगा और ये जो हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने पहले 90 डिग्री कर दिया, एक कर्ण कर दिया और एक लंब कर दिया। तो एक भुजा हो गई, एक हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो गया, और एक साइड भी हो गई, और एक राइट एंगल 90 डिग्री तो हो ही गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल जो है वो दोनों सर्वसामिकता हमने दोनों त्रिभुजों की प्रूव कर दी। अब भैया बात तो सही है, इतना तो समझ आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल मैंने सर्वसामिक कर दिए, पर हमें कुछ भी करके ये चाहिए कि ABAC के बराबर है, और हम ABAC इससे नहीं लिख सकते। हम इसके CPCT से ABAC बराबर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भैया? क्योंकि ये जो त्रिभुज मैंने दोनों बराबर किए, इतना हिस्सा ही बराबर होगा दोनों का, पूरा नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि नहीं, हमें वो बराबर ही नहीं करना है। हम बोलेंगे कि एंगल B जो है वो इस त्रिभुज में आता है, और एंगल C जो है वो इस त्रिभुज में आता है, और दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप बोलेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT मतलब एंगल B जो है वो इस पहले वाले त्रिभुज का एंगल है, और एंगल C जो है वो इस दूसरे वाले त्रिभुज का एंगल है। तो आप बोलेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे ही एंगल B एंगल C बराबर हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ABAC के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा तो फिर से सुन लीजिए क्या होता है। अगर किसी भी त्रिभुज में जो कोण बराबर होते हैं, जो भी कोण बराबर हैं, उनके साथ जो दो भुजाएं कॉमन है ना, वो दोनों बराबर हो जाएंगी। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है तब ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे। समझ गए आप? तो भैया हम कैसे पता लगाएं कि अगर दो कोण बराबर हैं तो फिर कौन सी भुजा बराबर होगी? मतलब यहाँ तो सीधा सीधा था, पर मान लीजिए कि ऐसा बना रखा है और ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर है, तो हम ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ध्यान से सुनिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी भुजा बराबर करनी है? तो आपको ये देखना है सिंपल इसमें कि कौन सी भुजा है जो दो बार आ रही है। दो बार भैया समझ नहीं आया। दो बार मतलब होता है कि ये कोण जो है इसमें ये वाली भुजा आ रही है और एक ये वाली भुजा आ रही है। हाँ भैया, और ये इस वाले कोण में ये वाली भुजा आ रही है और ये वाली भुजा आ रही है। अब आप देखेंगे दोनों कोण में ये वाली भुजा आ रही है,
ये समझ आ रहा है? हाँ भैया, ये वाली भुजा दोनों कोण में आ रही है, तो इस वाली भुजा के साथ आपको कुछ नहीं करना है, जो बची हुई भुजाएं वो बराबर हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको एकदम सॉलिड क्लियर हो जाएगा। एक बार ले लेते हैं ना, समझ में आ ही जाएगा। हमने ये वाला लिया था, अब इस बार ऐसे ले लेते हैं, है ना। ये वाला और ये वाला बराबर है। अब आप बोलेंगे इन दोनों में जो सेम वाली है, मतलब ये जो भुजा है ये आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें ये वाली बराबर, ये वाला और ये वाला दोनों में डिफरेंट है, पर ये वाली भुजा दोनों में ही आ रही है। इस कोण, ये कोण भी तीसरी भुजा के साथ है, ये वाली। तो ये जो दूसरी जो अलग अलग है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप? अगर नहीं समझ आया तो दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। मैंने शायद पूरी तरह प्रयास कर लिया है कि ये समझ आ जाएगा आपको। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब आप लिखेंगे कि पहले एंगल अपोजिट थे, तो आप बोलोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड अपोजिट टू मतलब जो भुजा वो बराबर कोणों के सम्मुख वाले भुजा जो होती है वो बराबर होती है। आप ऐसे हिंदी में ये लिखेंगे कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी, और शायद इस चीज़ से भी आपको समझ आ गया होगा कि जो भी कोण बराबर होता है ना, उसमें एक भुजा तो दोनों में कॉमन होती है, वो भुजा कोई बराबर नहीं होती। जो अलग भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। समझ आ गया होगा। और मैंने उल्टा भी आपको बताया रखा है कि अगर दो भुजा बराबर है तो उसके साथ जो तीसरे के साथ कोण होता है वो दोनों बराबर होता है। ये मैंने पहले ही बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे देख सकते हैं। वैसे मैंने बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास किया है। ये कंप्लीट हो गया, और हमें यही प्रूफ करना था कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अगले में लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोलेस कहते हैं इसे इंग्लिश में, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से आपको। समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें पहले से ही दे रखा है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। बहुत बढ़िया। समद्विबाहु त्रिभुज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा फोकस RHS पे किया गया है, RHS और SSS पे किया गया है। SSS क्या है? ये सर्वसामयिकता है कि नियम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया ए बी सी एक त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर दे रखा है। बहुत बढ़िया। और इसमें बोल रखा है ए पी जो है वो ये परपेंडिकुलर लंब का साइन होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ए पी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। ए पी कौन सा है भैया? ये ए से पी पे जाने वाला ये जो है ये बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। खींच कर दर्शाइए। अच्छा, हमें ये खींचना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करनी है, मतलब और दर्शाना ये है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। अब देखिए, आप सीधा नहीं लिख सकते कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आप ये चीज़ नहीं लिख सकते, ये आपको प्रूव करना है। अब सबसे बड़ी बात भैया करें कैसे? बहुत सिंपल है। अब बोलेंगे भैया अगर मैंने इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वसामयिक कर दिया ना, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है बाय सी पी सी टी, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले ही हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल कर दूंगा। मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, ये तो चैलेंज सिंपल है कि मैंने इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वसामयिक कर देना है। तो कैसे करें भैया? अब बोलेंगे ले लेते हैं पहले त्रिभुज कौन कौन से, तो ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। अब बोलेंगे हाँ भैया अब कुछ तो करते हैं, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब सिंपल, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप अब बोलेंगे ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। कैसे? ये दोनों ही 90 डिग्री है, तो आप बोलेंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। देखो आपको पता होगा बीच वाला जो होता है ना वहाँ पे एंगल होता है, ये याद रखना है आपको कि बीच में हमेशा जहाँ पी है ना तो पी पे एंगल होगा, और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म है, तो ए पी बी और ए पी सी जो है वो ईच 90 है। मतलब आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री, या मैं इंग्लिश में ईच 90 डिग्री, ठीक है, सिंपल है। अब आप बोलेंगे हाँ भैया एक 90 डिग्री तो हो गया, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आप बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। बहुत बढ़िया, हमने कर दिया कुछ काम। तो आप बोलेंगे गिवन, ये दिया हुआ है भैया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब तीसरा जो है वो आपको देखना पड़ेगा। आप एंगल बी एंगल सी के बराबर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भैया? क्योंकि यार हमें वही तो प्रूव करना है, वो कैसे लिख देंगे? तो आप बोलेंगे ए पी दोनों में आ रहा है, तो मैं ए पी कॉमन हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि भैया ये RHS होगा कि क्यों दूसरा होगा। देखिए ये RHS ही होगा, क्योंकि एक मैंने 90 डिग्री प्रूफ किया है, उसके साथ वाला कर्ण प्रूफ किया है, और उसमें एक भुजा प्रूफ किया। और RHS में क्या होता है? RHS में एक 90 डिग्री होता है
एक हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। एस जो होता है एक साइड होता है, तो एक मैंने साइड लंब वाली साइड जो है वो बराबर कर दी है, तो यहाँ पे ए पी कॉमन लिख सकते हैं, उबेनिस्ट हिंदी में कहते हैं। तो तीनों हो गए, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ए बी पी सॉरी ए बी पी जो है वो सर्वसामिक है ट्राइंगल ए सी पी के बाय आर एच एस कन्करेंसी, ठीक है, बाय आर एच एस कन्करेंसी। अब आपको इसमें प्रूफ आपने पहले देखा हो, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर हम कर देंगे, आरएचएस से कर दिया हमने। अब हम बोल सकते हैं ना कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है बाय सीपीसीटी, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग इस त्रिभुज का करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, और वैसा ही करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे त्रिभुज में उसी पोजीशन पे ये वाला है, तो आप बोलेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, समझ गए, बाय सीपीसीटी। और हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और स्टूडेंट्स आप इसे एक बार कर लें देख के, और उसके बाद एक बार बिना देखे भी करें, बिकॉज मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो चैप्टर्स होते हैं ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, इसलिए आप एक बार दोबारा कर लें जिससे कि आपको कंप्लीट प्रैक्टिस रहे, ओके। और यहाँ पे फिर हमारा 7.3 कंप्लीट होता है, और ये जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो उसमें शायद 7.3 ही आ रहा है, बट मैं 7.4 की भी सोल्यूशन डाल दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।